अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज का शो हमारा 3 सेगमेंट्स पर मुहित होगा। पहले हिस्से में हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी सियासी महाजराई पर, जबकि दूसरे सेगमेंट में, दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कराची में पाक सरजमीन पार्टी के जलसे और बिलखुसूस कराची की मजमूई सियासी सूरत हाल से मुतालिक। और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके भारत जाने वाले 2 तालिब इल्मों से मुतालिक और कुछ हकायक से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे तीसरे हिस्से में। सबसे पहले बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने आज साहिवाल में जलसे से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर हुकूमत को बिलखुसूस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़ानदान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नवाज शरीफ ने खुद तो करप्शन करके पैसा बनाया, लेकिन अब उनके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा कि अब मरियम नवाज पर उन्हें तरस आ रहा है और नवाज शरीफ के दीगर बच्चों पर भी, कि उन्हें अब अदालत में पेशी भुगतनी पड़ रही है, उन्हें इसकी वजाहत देनी पड़ रही है। बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और की वजीर तारिक फजल चौधरी साहब से। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, मुस्लिम लीग नून कैसे देख रही है? आज इमरान खान ने फिर एक मरतबा कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं तो सबसे पहले ये समझने से कासिर हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुकदमा जो है ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, तो ये रोजाना की बुनियादों के ऊपर इसे मीडिया पे और इसे जलसों में क्यों लड़ रही है? सबसे पहले तो उन्होंने अपना ये वतीरा बनाया कि जो इस केस की समाअत के दौरान जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके जो रिमार्क्स होते हैं, जो सवाल जवाब होते हैं उनके, जो हमारे वकला हैं उससे या जो उनके अपने वकला हैं उनसे, उनको अपने अंदाज से तोड़ मरोड़ के हकायक के बरक्स ये मीडिया पे पेश करते हैं। दिन में कम से कम 4 दफा ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर करेंगे, बनी गाला जाके फिर करेंगे। वो 4 मरतबा तो आपकी तरफ से भी होती है डॉक्टर साहब, वो तो आपकी तरफ से भी हो रही है। जी बिल्कुल होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि जो ये झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, अवाम तक सच्ची बात पहुंचाना हमारा फर्ज है। दूसरी बात यह है कि हमने इन्हें सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी खड़े होकर ये बात कही थी कि अगर हम अब मीडिया पे नहीं जाएंगे उस वक्त तक जब तक आपकी तरफ से पहल नहीं होगी। अगले दिन फिर इमरान खान साहब तशरीफ लाए और उन्होंने फिर वही जो बातें थी अनशंड वो मारनी शुरू की। लेकिन तहरीक इंसाफ का चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ का मौकिफ यह है कि पनामा केस का फैसला जो भी आता है, लेकिन उससे पहले उनका जो पॉलिसी उनकी यही है कि वो डिस्क्रेडिट मैक्सिमम कर सके प्राइम मिनिस्टर को, जो वो कर रहे हैं। और अभी तो इस सारी सिचुएशन में नुकसान तो वज़ीर आज़म साहब का ही हो रहा है, डिस्क्रेडिट तो वही हो रहे हैं। देखें, गुजारिश है जी कि डिस्क्रेडिट अल्लाह की ज़ात करने वाली है। इमरान खान साहब जैसे 10 भी इमरान खान हो तो वो प्राइम मिनिस्टर को अल्लाह के फजल से डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। उन्हें तीसरी दफा पाकिस्तान की आवाम ने एक मैंडेट दिया है और इस तरह के जो पाकिस्तान में एक वाइब्रेंट मीडिया है उसका फायदा उठा के अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हम अपने झूठी और इस तरह के इल्जामात से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्रेडिट करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और देखें, आज उनकी बातें सुने, आज वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी को ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे उन पर तरस आ रहा है। भाई बात यह है कि आपको तरस तो उन पे आना चाहिए जिन बच्चों को आप अपना नाम नहीं दे सके। आप प्राइम मिनिस्टर की बेटी बिल्कुल तर्स कर रहे हैं। वो अल्लाह ताला के फजल से अपनी एक शानदार इनिंग खेल रही हैं, इससे आगे शानदार इनिंग उन्होंने खेलनी है और वो किसी सरकारी ओहदे के ऊपर नहीं रही। उसके बावजूद उनका अदालत के अंदर हम उनके हवाले से जो सवालात उठाए गए, झूठे उनकी जायदाद के हवाले से इल्जामात लगाए गए, उनका हम जवाब दे रहे हैं। और ये भी आप देखें, लेकिन चौधरी साहब जो इस सारे सिनेरियो में सियासी माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा होता जा रहा है। पनामा लीक्स पर जो शुरू हुई एक कशमकश सियासी तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, सुप्रीम कोर्ट से निकल के अब वो जंग हमने देखा पार्लियामेंट में पहुंची। पार्लियामेंट में जुमेरात के रोज़ जो हुआ उस पर तमाम जो जमहूरियत पसंद है वो सारे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए, बड़े इस पर पशेमान हुए, दुनिया भर में पाकिस्तान की जंग हंसाई हुई। तो अब ये बेसिकली जो वाक़या था वो एक इजहार था, इस चीज़ का इशारा था कि कितनी ज़्यादा जो सियासी महाज आराई है तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान वो किस अरूज तक पहुँच चुकी है। देखें, पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ, पहली बात तो ये है कि दुनिया की पार्लियामेंट्स में इस तरह के हंगामे होते रहते हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खुदा न खास्ता पहली दफा कोई ऐसी चीज हुई है, लेकिन मैं ऐसे कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। लेकिन ये प्री प्लान था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाशा लगाना चाहती है, जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाशा लगाती है, सड़कों के ऊपर वो सर्कस कर रही है। आज जैसे जलसों में उन्होंने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की और जो बातें उन्होंने वहां पे की, तो पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने तमाशा लगाना उनके एजेंडे पे था। ये उनकी एक जो आप ये कि फ्रस्ट्रेशन है, मायूसी है, उनके जहन के अंदर जो एक
जो एक चीज ऐसी है कि हम इसको किसी तरह इसको कंट्रोवर्शियल करें, बहुत शुक्रिया, और उसमें वो कामयाब हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सीनियर सियासतदान नबील कबोल साहब से। पीएसपी के जलसे से मुतालिक भी उनसे बात करेंगे और कराची की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी उनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जलसा इस वक्त कराची के एम ए जिन्ना रोड पर जारी है और मुस्तफ़ा कमाल आज कारकुनान को एक लाए अमल देने जा रहे हैं। इस जलसे पर भी रिएक्शन लेंगे और कराची के मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे सीनियर सियासतदान नबील कबोल साहब से। बहुत शुक्रिया नबील कबोल साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इस जलसे को कैसे रेट करेंगे नबील कबोल साहब, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के जलसे को? मेरे ख्याल में जो कैमरे हैं ना वो कभी झूठ नहीं बोलते, और मैंने अभी एक ट्वीट किया था, मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूं कि जितने भी चैनल्स दिखा रहे हैं उनके पास ड्रोन कैमरा ज़रूर होगा। तो मैंने एक चैलेंज किया कि ज़रा ड्रोन से ऊपर से ज़रा दिखा दे कि कितने लोग हैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 1000-1200 लोग ही नज़र आ रहे थे। लेकिन बहरहाल मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा मुस्तफ़ा कमाल के जलसे को, क्योंकि जो मकसद है मुस्तफ़ा कमाल का और मेरा मकसद एक ही है, और हम लोग का मकसद यही है। जो कराची वाले हैं, हम कराची वाले अल्ताफ़ हुसैन का जो उसकी बदमाशी थी कराची में, उसका ख़ात्मा चाहते हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल का भी यही एजेंडा है, मेरा भी यही एजेंडा है। तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह, लेकिन मुस्तफ़ा जो है बहुत जल्दबाजी करता है हर बात। एजेंडा एक है तो राहें मिल सकती हैं क्या? नहीं, राहें देखें, ज़रूरी नहीं है कि मुझे एजेंडा अपना पूरा करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल अल्लाह ने मुझे बनाया है कि अल्ताफ़ हुसैन को आंखों में आंखें डालकर मैंने ही सबसे पहले चैलेंज किया था, और मुस्तफ़ा कमाल से भी पहले फरवरी 2015 में, और उसी की पार्टी में होते हुए मैंने अल्ताफ़ हुसैन को बातें सुनाकर मैं 9-0 से निकला और मैंने इस्तीफ़ा दिया है। और मैं नहीं समझता हूँ किसी को हिम्मत होगी कि वो इस तरह कर सकता है। मुस्तफ़ा कमाल तो दुबई चला गया और उसकी ज़मीर 3 साल बाद जागी थी। मेरी ज़मीर जो है उसमें थोड़ा गैरत ज़्यादा था, इसलिए वो 14 महीने में जाग गई। सही, लेकिन ये जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी है उसने बड़े नाम बड़े चेहरे तो हासिल कर लिए, लेकिन कारकुनान जो है, जो तकसीम कारकुनान है, मुनकसिम कारकुनान है, वो किसकी जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, इस वक्त तो MQM जो है ना वो बढ़ चुकी है। अल्ताफ़ हुसैन का बाप बंद हो चुका है। अब जो अल्ताफ़ हुसैन के वोटर्स हैं या उसके सपोर्टर्स हैं, जब उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा तो मजबूरी में आकर, क्योंकि उनको उनकी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि देखिए जो MQM का वोटर है वो कराची के उर्दू बोलने वाले हैं। अब उर्दू बोलने वालों के लिए जो कैश करवाना चाह रहा है उन वोटर्स को, वो मुस्तफ़ा कमाल भी करवाना चाह रहा है और साथ साथ फारूक सत्तार भी करवाना चाह रहा है। तो इन दोनों में बढ़ जाएगा। तो मैं जो देख रहा हूँ 2018 में कि मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार को दोनों को एक ही होना पड़ेगा, एक दूसरे की पार्टी में जब होना पड़ेगा, तब जाके उनको रिजल्ट मिल सकता है। अदरवाइज मैं समझता हूं इसका फायदा कोई तीसरी पार्टी उठा लेगा अगर अलग अलग लड़ेंगे। तो ऐसा होता दिखाई दे रहा है आपको? क्या लग रहा है, इम्कानात हैं क्या? मुझे ऐसा होता हुआ लग रहा है जी, बिल्कुल मुझे ऐसा होता दिखाई दे रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि दुबई में कुछ मीटिंग्स हुई हैं, कुछ मीटिंग्स और मज़ीद फरवरी के महीने में होंगी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की और फारूक सत्तार की और मुस्तफ़ा कमाल की, जिसमें कोशिशें ये की जा रही है कि फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल दोनों हाथ मिला लें, क्योंकि इसमें फायदा कराची के अवाम का है। अलग अलग लड़ेंगे तो रहेगी कौन सी जमात? मुत्तहिदा रहेगी, पीएसपी में जम होगी, या पीएसपी मुत्तहिदा में जम होगी? देखिए, इशू है मुत्तहिदा को तो रहना पड़ेगा, क्योंकि जो वोटर्स है वो मुत्तहिदा के वोटर्स है। अब वो वोटर्स पहले अल्ताफ़ हुसैन के थे, लेकिन चूंकि अल्ताफ़ हुसैन अब सियासत नहीं कर पाएगा, अल्ताफ़ हुसैन ने गद्दारी की है पाकिस्तान के साथ, तो जो उर्दू बोलने वाले हैं हमारे कराची के वो गद्दार नहीं है, जो अल्ताफ़ हुसैन के वोटर है वो गद्दार नहीं है, तो वो मुत्तहिदा में ही जाएंगे। ज़ाहिर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस वक्त फारूक सत्तार के हाथ में है,
तो मुझे जो लगता है आने वाले दिनों में मुस्तफ़ा कमाल की जो पार्टी है वो जम कर जाएगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम शायद तब्दील हो जाए, परवेज मुशर्रफ इसमें अहम रोल अदा कर सकते हैं और ये मुत्तहिदा पाकिस्तान के नाम से उभर कर शायद सामने आ जाएगी। कौमी मूवमेंट को शायद हटाना पड़ेगा, इनको नाम को थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। इत्तलात क्या है वैसे आपकी नबील कबूल साहब? आप तो बड़े इन सारी सूरत हाल में मुलाकातें, जिस तरह आपने कहा कि कुछ होने जा रही हैं फरवरी में, क्या अंदर की मालूमात क्या है? अंदर की मालूमात ये है कि सब 2018 की इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। कराची को कोई अब रूल नहीं करेगा। पहले ये था कि अल्ताफ हुसैन रूल करता था, एमक्यूएम रूल करती थी कराची को। 20 सीटों में से 17 सीटें कौमी असेंबली की एमक्यूएम के पास होती थी। अब यह होगा कि एक पार्टी की मोनोपोली नहीं रहेगी, 4-4, 5-5 सीटें करके डिफरेंट पार्टीज को दिया जाएगा। कुछ सीटें पीटीआई भी ले जाएंगी, कुछ सीटें जो है वो जमात इस्लामी को मिलेंगी, कुछ फारूक सत्तार, कुछ जो है एक दो पीपल्स पार्टी। इसी तरीके से ये एक दूसरे के अंदर जम तो अगर हो जाएंगे तो इनको ज्यादा मैं समझता हूं कि सीटें मिल सकती है एमक्यूएम को। लेकिन अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो 3-3, 4-4 सीटें उठा लेंगे। ठीक है, हमारे साथ रहेगा नबील कबूल साहब। हमें एक ब्रेक लेनी है, वापस आकर हम नाजरीन जानेंगे नबील कबूल साहब का अपना सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, वो किस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे या फिर वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। चूंकि लियारी से उन्होंने कैंपेन अपनी स्टार्ट कर दी है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नबील कबूल साहब, ब्रेक से पहले हमने जिस तरह बात की, आपने कहा कि परवेज मुशर्रफ, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को यकजा करने के लिए कोशिशें हो रही हैं दुबई में, और एक नई जमात मंजर आम में आने वाली, नई जमात मार्ज वजूद में आने वाली है। परवेज मुशर्रफ साहब से जो हमारा इंटरव्यू था लास्ट इसी प्रोग्राम में, उन्होंने ये कहा था कि वो सदर रह चुके हैं मुल्क के। उन्होंने रिजेक्ट की थी इस तरह की तमाम इत्तलात को। एक नई जमात से मुतल्लिक वो कह रहे थे कि मैं मुल्क का सदर रह चुका हूँ, मैं एक इलाकाई जमात में से के टिकट से आके मैं MNA क्यों बनूंगा। उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी सारी रिपोर्ट। वो किसने कहा आपको कि वो MNA बनना चाहते? अल्ताफ हुसैन कभी MNA बना है? तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 का रोल प्ले करेंगे। मैं समझता हूँ कि उनको MNA या सरपरस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रंट में आने की ज़रूरत नहीं है। वो दुबई से ही बैठकर जो है कराची खुसूसन सिंध के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उनका राब्ता है सबसे, पीर साहब पगारों से भी उनके चंद दिन पहले राब्ता हुआ था, और वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक अलायंस बनने जाएगी 2018 के इलेक्शन में, जिसमें ये जो MQM होगी, इस MQM के वोटों से ही अगली हुकूमत बनाने की कोशिश किया जाएगा 2018 में। सिंध हुकूमत पर की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस सिंध हुकूमत के अंदर इम्पोर्टेंट रोल होगा परवेज मुशर्रफ का, फारूक सत्तार का, मुस्तफ़ा कमाल का और पीर पगारों का भी। ठीक है नबील कबूल साहब, आपके अपने सियासी मुस्तकबिल की बात की जाए तो आपने लियारी से कुछ रोज़ पहले अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया है। क्या आज़ाद ही लड़ेंगे इलेक्शन 2018 का, या किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे आप भी? देखिए, मैं बड़ा नायाब परिंदा हूँ, और जब आज़ाद पंछी होता है ना तो उसको बड़ा आज़ादी से, मेरा अब जो बातें मैं कर रहा हूँ अगर मैं किसी जमात में होता मैं ये बातें नहीं कर सकता था। फ़ौरन मुझे फ़ोन आ जाता, ये आपने क्या बात की, शो कॉज नोटिस इशू हो जाता। मैं लियारी जाता हूँ, लियारी में लोग मुझे देखते हैं, मुझे यही कहते हैं कि जी आप आज़ाद रहे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है लियारी के अंदर मैं समझता हूँ मेरे अपने सपोर्टर्स मुझे प्यार करते हैं। लियारी को मेरी ज़रूरत है। लियारी ने पिछले 5 साल में बहुत मुसीबतें बर्दाश्त की है। लियारी को मुझे आज़ाद करना है। लियारी के अंदर आपको पता है गैंग वॉर, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, लियारी के अवाम ने लाशें बहुत उठाई हैं, उनको मुझे बचाना है। उनके लिए मैं मैदान में निकला हूँ, और तकरीबन हर हफ्ते 1-2 प्रोग्राम मेरे लियारी में होते रहते हैं, और माशाल्लाह यंगस्टर्स के, पब्लिक के मुझे बड़ी पजीराई मिल रही है। नबील कबूल साहब, आप भी तो उन्हीं, वो जो टेरर फैक्टर था, जिन गैंग्स की आप बात कर रहे हैं, आप भी तो उन्हीं की सपोर्ट से इलेक्ट हुए हैं 2 मरतबा। मैं कभी उनके सपोर्ट से इलेक्ट नहीं हुआ हूँ, ये तो मैं आपको चैलेंज करके बता सकता हूँ। मैं हमेशा लियारी से जो है कभी मेरे वोट, ठप्पे वाले वोट नहीं होते थे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं कैंडिडेट होता था, पीपल्स पार्टी को जरूरत ही नहीं थी। ये तो जुल्फिकार मिर्जा ने पीपल्स पार्टी को उस तरफ लेकर गया कि जी आप गैंग वॉर या पीपल्स अमन कमेटी को सपोर्ट करें, और यही वजह थी। अगर मैं उनके सपोर्ट से आता तो मैं MNA शिप क्यों छोड़ता पीपल्स पार्टी से। मैं लियारी पीपल्स पार्टी से अलग हुआ इसी बात के ऊपर कि जुल्फिकार मिर्जा को लियारी हवाले नहीं किया जाए। जुल्फिकार मिर्जा बदीन का नुमाइंदा है, और अगर वो होम मिनिस्टर है तो उसको ये इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि वो गैंगस्टर्स को या क्रिमिनल्स को जो है सपोर्ट करे। बात वो इसी बात पर तो मेरे इख्तलाफात थे। हाँ, लेकिन बात ये नबील कबूल साहब कि अब कराची के अंदर सियासत के डायनामिक्स तब्दील हो चुके हैं। टेरर फैक्टर है वो माइनस हो चुका है, वो अब नहीं रहा। तो इस टेरर फैक्टर के माइनस होने का आपको फायदा होगा या नुकसान? नहीं, मुझे तो देखे बड़ा फायदा है। पूरी कराची में मैं पहले 20-20 गार्डों के साथ घूमता था, आजकल मैं अकेला घूमता हूँ। मुझे इस तरह सियासी तौर पर यह फ़ायदा है कि पहले 2013 के इलेक्शन में पूरी लियारी को पीपल्स अमन कमेटी के लोगों ने, क्रिमिनल्स ने, गैंग वॉर्स ने जो है पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर दिया था। मैंने हाई कोर्ट में अपील किया था कि लियारी में फ़ौज को भेजा जाए, तब मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा, लेकिन फौज नहीं गई लियारी के अंदर और फ्री फॉर ऑल था। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के MNAs MPAs जो है वो पीपल्स पार्टी के नहीं थे। उनके नुमाइंदे आज भी वो कहते हैं कि हम उज़ैर बलोच के वफादार, उन्हें वफादारी का हल्फ उठाया है। बाकायदा जो आज के MNA MPAs है वो पीपल्स पार्टी के नहीं है। तो ये सूरत हाल तब्दील हो गया कि लियारी से गैंग वॉर का खात्मा, और थैंक्स टू रेंजर्स। ये सारा मैं समझता हूं कि रेंजर्स ने और पाक फौज ने जो अचीवमेंट की है कराची में, खुसूसन लियारी में, ये पाकिस्तान के कराची के लियारी के अवाम हमेशा याद रखेंगे। नबील कबूल साहब, अभी क्या हम ये आपका हतमी फैसला समझे कि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 2018 का, या फिर आपकी किसी सियासी जमात में शमूलियत का कोई इम्कान है? चूंकि लास्ट टाइम हम सुन रहे थे कुछ माह पहले ही कि आप तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। आपने बनीकाला में इमरान खान से मुलाकात भी की थी। देखिए, मैं मुलाकातें सबसे कर रहा हूं। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप से मुलाकातें हुई पिछले दिनों। कल, उससे पहले मेरे इमरान खान से भी मुलाकात हुई है। कल फिर मेरा PTI के जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन से मुलाकात है। मेरी मुलाकातें चल रही हैं। लेकिन बात वही है ना कि मैं जिस पार्टी में जाऊंगा, मैं पार्टी में एसेट बनकर जाऊंगा, लायबिलिटी बन के नहीं जाऊंगा। मेरे जाने से उस पार्टी को फायदा मिले, मैं वो सोच के जाऊंगा। देखिए, PTI के अंदर, कराची के अंदर इस वक्त पोजीशन ये कि कराची की PTI लैग पोलिंग बहुत करती है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि उनको अपने घर से वोट नहीं मिलता है, वो कराची के अहदेदार और लीडर्स बन के बैठे। तो अगर मैं PTI में जाऊंगा तो मुझे अथॉरिटी चाहिए ताकि मैं PTI को कराची से सीटें निकाल के दूं। इसी तरीके से अगर मैं पीपल्स पार्टी में जाऊंगा तो मैं इज्जत से जाऊंगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सिंध की क़यादत, लेकिन ये कि कम से कम मैं एक सियासी शख्स हूं। मैं 30 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मुझे पता है सियासत, मुझे पता है कि सियासत क्या होता है, पोलिंग वाले दिन किस तरह इलेक्शन लड़ा जाता है। किसी एक नॉन पॉलिटिकल बंदे को आप MNA बना दे, MPA बना दे, किसी आर्किटेक्ट को बना दे, किसी डॉक्टर को बना दे, किसी फैशन डिजाइनर को बना दे, उनको ये नहीं पता है कि पोलिंग वाले दिन वोटर्स को किस तरह बाहर निकालना है और अपने हक में किस तरह वोट कास्ट कराने। ये एक सियासतदानी सिर्फ जानता है। यानी तहरीक इंसाफ से आपकी बात बन पाई तो तहरीक इंसाफ, नहीं तो आज़ाद। अल्लाह का शुक्र है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, मुझे लियारी के अवाम पर पूरा यकीन है कि अगर मैं आज़ाद भी खड़ा हुआ तो इंशाल्लाह मैं लियारी से जीतूंगा। इसके अलावा थोड़ी सी बात की जाए अगर मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल की, तो इस वक्त आप देखें कि सेंसस होने जा रहा है 2017 के अंदर 19 साल के बाद, जिस पे सेंसस पहले तो तमाम सूबे डिमांड करते रहे, सियासी जमातें डिमांड करती रहीं कि मरदमशुमारी कराई जाए, तमाम मसाइल का हल मरदमशुमारी में है। लेकिन अब जब मरदमशुमारी होने जा रही है, 15 मार्च से पहला मरहला स्टार्ट होने जा रहा है, तो फारूक सत्तार साहब ने भी आज बात की कि हुकूमत सिंध उसमें मुदाखलत कर रही है, उसको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वफाक को उसे रोकना होगा। बलोचिस्तान में आज मीर हासिल खान बजिंजो साहब ने भी कहा कि अभी इसको डिले किया जाए। आवाज़ें उठना शुरू हो गई है मरदमशुमारी डिले कराने के लिए। देखिए, बहुत बुरी बात है, बहुत गलत है कि कितने साल से मरदमशुमारी पाकिस्तान में नहीं हुआ है। हमें खुद नहीं पता है हमारे कितने बच्चे हैं, हमें खुद नहीं पता है कि हमारी आबादी कितनी है, हमें पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। यानी हम कितने बेबस हैं। हम एक सेंसस नहीं करा सकते और फिर हम कहते हैं जी फौज सेंसस कराए, हर चीज में हम फौज को बुला लेते। ठीक है, फौज सेंसस करवाने के लिए तैयार है, 20,000 फौजी डिप्लॉय कर दिया आर्मी चीफ ने। और अब जो है वो नाम नियाज लीडर्स जो कि बलूचिस्तान के भी हैं, जो कि मुझे नहीं पता कि सिंध ने भी ये बात की, तो आज आप कह रहे हैं
वो क्यों नहीं चाहते हैं? वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि मौजूदा सिस्टम, मौजूदा सेंसस उनको सूट करता है, उनके पास इतनी इतनी सीटें, सबके पास अपनी सीटें हैं। अगर सही मानों में सेंसस होगा तो ये जितनी बड़ी जमातें हैं इनके हाथ से वोटर्स निकल जाएंगे। मैं आपको मिसाल दूं, अगर सेंसस होता है तो लियारी के अंदर कौमी असेंबली के 2 सीट निकलते हैं, क्योंकि लियारी की पॉपुलेशन जो है इस वक्त 20 लाख की पॉपुलेशन है, तो 2 से 3 सीटें कौमी असेंबली की होंगी, 4 से 5 सूबाई असेंबली की सीटें होंगी। इसी तरह कराची के जो कौमी असेंबली की सीट 20 है आज, वो 40 तक चली जाएगी। तो बहुत सारे अनासर ये चीजें नहीं चाहते हैं। लेकिन एक चीज और भी है नबील कबूल साहब, सिंध के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही है वो सिंध से मुतालिक ये आ रही है कि तकरीबन 30% के करीब वोटर ऐसा है, 30% के करीब आबादी ऐसी है जिनके रजिस्टर्ड, उनके CNIC नहीं है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनके CNIC ही नहीं बने हुए, वैलिड उनके ID कार्ड ही नहीं है, जिसकी वजह से सिंध जो पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि उन्हें फायदा होगा मरदमशुमारी के बाद, शायद अब वो इस वजह से फायदा ना उठा सके, चूंकि टाइम अब सिर्फ 2 माह का रह गया है, इसमें तो ID कार्ड बन नहीं सकते। देखिए, आईडी कार्ड नहीं बनाना वो तो उनका इशू था ना, वो तो उनको आईडी कार्ड की जरूरत ही नहीं थी। सिंध के अंदर इलेक्शन कैसे होता है? हर वडेरा आपको जो है सिंध के अंदर वोटर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आप वडेरों को खरीद लें और हर वडेरा जो है उसको आप, उसका एक रेट है, उसको एक कोरोला गाड़ी दे दो या उसको एक मोटरसाइकिल दे दो, वो आपने 100 वोट जाके रजिस्टर करवा के आ जाता है आपके हक में। तो उसको तो जरूरत है नहीं। वहां पर तो सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर पोलिंग जो स्टाफ है वो सब बिक जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर बिक जाता है। पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, एक रिटर्निंग ऑफिसर को नई कोरोला गाड़ियां दी गई। तो ये देखें, ये चीजें तो अगर सेंसस होता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे जो इदारे हैं या जो पाकिस्तान के हमदर्द है, अगर तो वो इलेक्शन रिफॉर्म, मैं तो इमरान खान को बार बार कहता हूं कि यार ये पनामा शनामा ये होता रहेगा, आप इलेक्शन रिफॉर्म से पहले बात करें। वोटर आपको वोट देने जाता है, वोट पड़ जाता है नवाज शरीफ को। इसका हल यही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग करवाएं, जो कि इंडिया तक में है, बांग्लादेश में है, सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो ये इलेक्शन रिफॉर्म सबसे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स तो हो रही है, साथ साथ वो भी हो रही है। लेकिन सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें नबील कबूल साहब, सिंध में देखें कायम अली शाह से मुराद अली शाह, क्या सिर्फ चेहरा तब्दील हुआ है या निजाम भी तब्दील होता आपको दिखाई दिया है? नहीं, कायम अली शाह माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं, वो 80 साल के वजीर आला थे, और अब मुराद अली शाह मेरे हम उम्र है। जब कोई मुझे कभी कभी ये कोई कहता है कि यार अभी तुम बूढ़े हो गए हो या तुम्हारी एज बढ़ गई है, तो फिर जब मुराद अली शाह जो कि मेरे स्कूल क्लास फेलो है, सेंट पैट्रिक्स में मेरे साथ पढ़ा है और मेरे ही एज का है, जब उसको कहते हैं नौजवान वजीर आला तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि यार मैं अभी तक नौजवान हूँ। तो मेरे भाई, नौजवान वजीर आला एक्टिव होता है। आज भी सुबह सुबह वो जो है उठता है सुबह 8 बजे और वो 9 बजे निकल जाता है, तो वो सुबह सुबह 9 बजे जो है वो कराची की गलियों में घूम रहा था। तो ये फर्क तो जरूर पड़ा है, एक्टिव वजीर आला है। उसका वालिद बड़ा जबरदस्त आदमी था, मैंने उनके साथ बहुत करीब मेरे ताल्लुकात थे, सैयद अब्दुल्ला शाह मरूम साहब के साथ। बाहर निकल आना वो बातें तो लगे, लेकिन गवर्नेंस की बात की जाए, गवर्नेंस में कुछ फर्क पड़ा है क्या सिंध के अंदर? जो करप्शन के बड़े इल्जाम आते हैं, दीगर चीजों के बड़े, देखिए इस वक्त तो गवर्नेंस इस हद तक, देखें अव्वल तो सबसे बड़ा जो इशू है हमारे पास सिंध के अंदर कि हमारी जो पुलिस है टोटली पॉलिटिसाइज है। पुलिस जो है हमारी बाकायदा मकसद जो उस इलाके का MNA MP है, वो सुबह पहले उसके पास हाजिरी देता है और फिर अपने थाने में जाता है। तो पुलिस पॉलिटिसाइज है। जहां तक देखें हमारी उम्मीदें सारी है इस वक्त कराची के अंदर, मैं इंटीरियर सिंध की बात नहीं करूंगा, कराची के अंदर रेंजर्स के ऊपर है। ये जितनी सफाई हुई है, ये जितना ऑपरेशन कामयाब हुआ है, ये रेंजर्स की मेहनत से हुआ है। बाकी पुलिस का हाल तो ये है कि पुलिस, एक आज ही अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक वांटेड आदमी था, वो जाके SP लियारी से मिलकर आया है और वो उसको पता है वो वांटेड आदमी है। तो पुलिस का तो ये हाल है, मुझे पता है। बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुजफ्फराबाद के उन 2 कम सिन तालिब इल्मों से मुतल्लिक जो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके मकबूजा कश्मीर चले गए और इस वक्त भारतीय फौज की हिरासत में हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात हो जाए मुजफ्फराबाद के उन 2 कमसिन तालिब इल्मों की जो कि गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके मकबूजा कश्मीर में चले गए, जहां इस वक्त वो
भारतीय फौज की हिरासत में है। जब ये बच्चे दोनों गए यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके गलती से भारत की तरफ गए, मकबूजा कश्मीर में गए, तो इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, बहुत ज़्यादा वावेला किया और इन बच्चों को दहशतगर्द करार दिया, इनका कलदम तंजीम से ताल्लुक भी जाहिर कर दिया। क्या रिपोर्ट किया इंडियन मीडिया ने, पहले वो देख लेते हैं। In Kashmir, security forces have arrested 2 POK nationals who were working for Jaish-e-Mohammed terror outfit along the line of control in Uri sector. The duo were arrested in a joint operation by Army and BSF on the 21st of September. During investigations, they have revealed their identities as Ehsan Khurshid of Kalyana Kalan and Faisal Hussain of Potha Jahangir, both in Pak-occupied Kashmir. Both were recruited 2 years ago by Jaish-e-Mohammed and were guiding terrorists to infiltrate across the LOC. Details provided by them are being examined and corroborated by... जी, आपने भारतीय मीडिया की रिपोर्ट देखी जिसमें इन दोनों बच्चों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, लेकिन हमने विज़िट किया है मुजफ्फराबाद में उस प्राइवेट स्कूल का जिस स्कूल में ये दोनों बच्चे ज़ेरे तालीम थे, फैसल हुसैन और एहसन रशीद। वहाँ हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की, इन बच्चों की अटेंडेंस शीट भी हमने देखी जिसके मुताबिक 19 सितंबर को ये बच्चा स्कूल में एक हाजिर था, जबकि 18 को उड़ी हमला हुआ था, जिसका भारत इल्ज़ाम लगा रहा है इन दोनों बच्चों पर। पहले देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ने क्या कहा। ये मुजफ्फराबाद से लापता होने वाले सितंबर में लापता होने वाले 2 बच्चे एहसन खुर्शीद और फैसल अवान जिस स्कूल में ज़ेर तालीम थे, मुजफ्फराबाद में शाहीन स्कूल है, ये एक प्राइवेट स्कूल है, यहाँ ज़ेर तालीम थे, मैट्रिक के स्टूडेंट थे, जो बच्चे इस वक्त भारतीय फौज की कैद में गलती से सरहद अबूर करके, लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके ये भारतीय मकबूजा कश्मीर में चले गए और इस वक्त ये उनकी कैद में है भारतीय फौज की। स्कूल के प्रिंसिपल से बात करते हैं, कब तक ये बच्चे स्कूल में हाजिर थे? अस्सलाम वालेकुम जी प्रिंसिपल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कब तक बच्चे स्कूल में प्रेजेंट थे? सर, ये जो बच्चा है ये हाजिरी रजिस्टर मौजूद है, ये एहसन खुर्शीद है, ये 19 सितंबर तक स्कूल में ये इसकी हाजिरी है। और दूसरा जो बच्चा है 10th इंग्लिश मीडियम साइंस का है और उसका नाम देख भी सकते हैं आप, 19 सितंबर है ये और ये बच्चा प्रेजेंट है, ये स्कूल में मौजूद था उस दिन, प्रिंसिपल साहब बता रहे और इनकी अटेंडेंस जो रजिस्टर है उसके मुताबिक भी। दूसरा जो बच्चा है फैसल हुसैन अवान जी, इसका 10th इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और ये बच्चा भी अगस्त तक रेगुलर है। सितंबर में इसके भाई की मंगनी थी जिनका नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा है, तो मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा था जी इस बच्चे को लीव दें और मेरी मंगनी के बाद ये स्कूल हाजिर होगा। दोनों बच्चे अदारे में इंतहाई शरीफ, पढ़ने में बेहतर बच्चे हैं और बोर्ड में ये 9th के इम्तिहान में शामिल हुए हैं। फैसल ने 304 मार्क्स लिए हैं 10th इंग्लिश मीडियम साइंस में और दूसरा एहसन जो खुर्शीद है वो 9th स्टूडेंट में, वो भी बोर्ड में इन हुआ है और उसने इम्तिहान दिया हुआ है। तो बाकी बच्चों की गालिबन ये इनकी मार्कशीट्स भी पड़ी हैं, ये मार्कशीट्स हैं जी दोनों बच्चों की। ये है फैसल अवान की मार्कशीट है जिसने 505 में से 304 मार्क्स लिए हैं 9th में, और ये पढ़ने वाले बच्चे थे, इनकी ऐसी वैसी कोई एक्टिविटी नहीं थी, मशकूक एक्टिविटी जिसको भारत गलत रिपोर्ट कर रहा है। और ये दूसरा बच्चा है एहसन खुर्शीद, इसकी भी मार्कशीट है, 9th में इसने एग्जाम दिया है बोर्ड आज़ाद कश्मीर बोर्ड से और ये भी पास हुआ है, 9th दोनों ने क्लियर किया। मैट्रिक के स्टूडेंट थे दोनों बच्चे और उम्रें इनकी गालिबन 16 साल या किस तरह थी? 16 साल और 17 साल के करीब है। गलती से ये बच्चे, इनके वालिदैन का भी ये कहना है कि गलती से सरहद अबूर करके चले गए, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार चले गए, जिसकी वजह से भारत ने क्लेम किया कि शुरू में कि ये बच्चे दहशतगर्द हैं और इनका किसी दहशतगर्द तंजीम से इनका ताल्लुक है। लेकिन वालिदैन का ये कहना है कि ये बच्चे पीरकंठी एक जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ही, चौकोठी के करीब, उस जगह पर गए थे घर से पिकनिक मनाने के लिए। अपनी वालदा को एक बच्चा बताकर गया है इन दोनों में से कि हम जा रहे हैं, एहसन खुर्शीद जो है अपनी वालदा को बताकर गया कि हम जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। और वहां से ये बच्चे, चूंकि वो जो एरिया है जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है पीरकंठी, वो बहुत करीब है लाइन ऑफ कंट्रोल से, तो गलती से ये बच्चे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार चले गए, जिसके बाद भारतीय फौज ने इन्हें अपनी हिरासत में ले लिया और ये दावा करना शुरू कर दिया शुरू में कि ये दहशतगर्द हैं जो कि उड़ी हमले में मुलव्वस थे। और अगर वो दावे को भी देखा जाए, अगर भारत के, तो 18 तारीख को 18 सितंबर को हमला हुआ था और ये बच्चा 19 सितंबर को अपने स्कूल में मौजूद था, तो ये 20 के बाद किसी डेट में ये बच्चे उस तरफ गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार गए हैं। लेकिन भारत का जो दावा है इन बच्चों के किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलव्वस होने का, वो सरासर झूठ है और अटेंडेंस शीट जो है ये इस बात का मुंह बोलता है। जी, आपने देखा कि अटेंडेंस रजिस्टर पे एहसन रशीद जो है वो
स्कूल में मौजूद था 19 सितंबर को, जबकि उड़ी हमला 18 सितंबर को हुआ, जिसका इल्ज़ाम भारत ने इन बच्चों से मुतालिक लगाया, इन बच्चों को उससे रिलेट करने की कोशिश की। इस वक्त तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा नफीस ज़करिया साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वजारत ख़ारजा ने क्या इकदाम उठाए हैं इन बच्चों की वापसी से मुतालिक। बहुत शुक्रिया नफीस ज़करिया साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि वजारत ख़ारजा ने क्या इकदाम उठाए हैं और क्या इम्कानात हैं इन बच्चों की वापसी से मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि जैसे ही हमारे हाई कमीशन को पता लगा था इन बच्चों के बारे में, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है इंडिया की गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया था और काउंसलर एक्सेस मांगी थी। तो इनको काउंसलर एक्सेस जो फर्स्ट टाइम मिली थी वो 29 नवंबर को मिली थी। और 29 नवंबर को जब ये काउंसलर एक्सेस मिली तो उन्होंने जाके सबसे पहले तो बच्चों की उनके पेरेंट्स के साथ और उनके घर वालों के साथ बातचीत करवाई। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि बच्चों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो जो हमारी कार्रवाई होती है नेशनल स्टेटस की इस्टेब्लिश करने की, वो भी सारा कुछ हो चुका है। अब हमारे जो हाई कमीशन है वो इनके साथ मुस्तकिल राब्ते में है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ। ये चीज़ जो है वजाहत के साथ सामने आ चुकी है कि बच्चे जो है कम उम्र बच्चे हैं और ये जुवेनाइल हैं, यंग बच्चे हैं और स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। और बाकी जो आपने रिपोर्ट्स के हवाले से बात की है, इंडिया की रिपोर्ट जो है इस मामले में दोनों तरह की रिपोर्ट्स आई थी। शुरू में जो रिपोर्ट्स आई थी उनको फिर अगली रिपोर्ट से निगेट किया और अगली जो रिपोर्ट्स आई थी लेटेस्ट रिपोर्ट्स वहाँ मीडिया की, उसके मुताबिक यही था कि ये छोटे बच्चे हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये इनोसेंट डिक्लेयर की जा सकते हैं। लेकिन हमें चूँकि सरकारी तौर पे जो है हमने इसको मसला उठाया हुआ है और हमारी पूरी कोशिश है, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम जल्द अज जल्द जो है इस मामले में हमें कामयाबी होगी। चूँकि गवर्नमेंट के साथ जो है हम कांटेक्ट में जी, चूँकि हमने पाकिस्तान ने भारतीय फौजी जो कि मुसल्लह फौजी था वो वापस कर दिया, तो ये तो मासूम बच्चे हैं, तो इम्कानात देखिए मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक जो है ना अंडरस्टैंडिंग है DGMO लेवल के ऊपर कि इनएडवर्टेंट क्रॉसेस जो है वो वापस कर दिया करेंगे। बिलखुसूस सिविलियंस जो है ना उनके हवाले से ये बात बहुत अरसे की हमारे साथ उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, तो हम पहले भी करते रहे हैं और ये चीज़ें होती रही हैं पहले की, इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग होती रही है और वो लोग जो है एक्सचेंज होते रहे हैं। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट कन्विंस्ड है कि ये बच्चे टेररिस्ट नहीं है? इस बात पे वो कन्विंस हो चुके हैं, चूंकि इंडिया तो हमेशा ब्लेम करता है। देखिए मैं यही आपसे अर्ज करूंगा कि इस वक्त जो है ऑफिशियली हम उनके साथ कांटेक्ट में, हमारा हाई कमीशन, और रिपोर्ट्स जो कह रही हैं ज़्यादा वो रिपोर्ट्स हैं और उनके हवाले से तो ये चीज़ वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है कि इनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे हैं, इनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हम जो है इस पूरी प्रिपरेशन में है कि जैसे ही वहाँ से हमें इनकी तरफ से मिलता है ग्रीन सिग्नल, तो उनको वापस भेजे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीस ज़करिया साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आज के शो में इतना ही। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @समर अब्बास। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।